नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन आयोगों, कई सारे आयोगों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। उसी की कड़ी में आज हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसे काम करता है, उसका गठन कैसे हुआ। हमारे देश में मानवाधिकार को लेकर सरकारें काफ़ी सख्त रही हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके लिए सरकारें प्रयासरत रहती हैं। इसी के तहत भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रहने, महिलाओं के जीवन, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, उनको जीवन में, समाज में बराबरी का हक मिले, तरक्की करें। इसके लिए निगरानी के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, अगर कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो उस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन (NCW) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या सत्ता संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जननी पटनायक थी। भारतीय महिला आयोग की स्थापना बृहत वादे और उच्च आकांक्षाओं के साथ की गई थी, जहां इन्हें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों महिला के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए समर्पित संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया था। लेकिन समय गुजरने के साथ महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। जैसे हाल के दिनों में मणिपुर की महिलाओं के छेड़छाड़ और बलात्कार की हालिया घटनाओं ने देश को झकझोर दिया, जिससे मानवीय गरिमा, अधिकारियों की पूर्ण उपेक्षा की चिंताजनक उपस्थिति हमारे सामने आई, ने इन आयोगों कार्यकारण और देश का गहन अध्ययन आकर्षित किया है। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती विजयाकर राहटकर, अध्यक्ष 22 अक्टूबर 2024। अभी जो वर्तमान की राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो विजयाकर राहटकर हैं। NCW भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों को सरकार को सलाह देता है। इसका गठन जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। NCW का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उससे जुड़े हुए मुद्दों और चिंताओं के लिए अवधि प्रदान करना। दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषयों में उनके अवलोकन के दायरे को शामिल किया गया है। NCW हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतों को स्वीकार करता है और मामले की जांच करता है, या किसी भी मामले की वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। राज्य महिला आयोग, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन NCW के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य महिला आयोगों का भी गठन किया गया है। ये आयोग संबंधित राज्यों या देशों के तहत गठित किए गए हैं और NCW के समान ही कार्य और शक्तियां रखते हैं। हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास महिला आयोगों के लिए अपने स्वयं के आयोग हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग के उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और
पक्ष समर्थन करना। वे महिलाओं के मुद्दों एवं चिंताओं का अवसर प्रदान करते हैं और समाज में महिलाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करने में मदद करते हैं या सरकारों को सहायता भी प्रदान करते हैं। नीतिगत सलाह, महिला आयोग को महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। वह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों विधान को आकार देने के लिए मूल्यवान अनुशंसाएं और सुझाव प्रदान करते हैं सरकारों को। संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा, महिला आयोग भारतीय संविधान और कानूनों के तहत महिलाओं को पद सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया जाए। हमारे संविधान में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति अधिकार, समाज में बराबरी का अधिकार, बिना लिंग जात भेदभाव के जीवन यापन करने का किसी भी तरह का उनके साथ शोषण न हो, इन सभी का अधिकार मिला हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग इन सभी का निरीक्षण करता है और सरकारों को समय समय पर उसके सुझाव भी देता रहता है और कहीं भी अगर गड़बड़ी होती है या महिलाओं के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेता है या फिर उसके विरुद्ध अगर शिकायत की जाती है तो उस पर वो सरकारों से कार्यवाही करने का आदेश देती है। शिकायतों का प्रबंधन, इन आयोगों को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है। वह महिलाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा और अन्य अन्याय के मामलों की जांच करने और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतः संज्ञान से कार्रवाई, महिला आयोग शिकायतों का प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों से वंचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के गैर अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान सो मोटो भी ले सकता है। इससे उन्हें महिलाओं को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने का अवसर मिलता है। अगर कोई घटना घट गई है और सरकार के संज्ञान में नहीं है या समाज के संज्ञान में नहीं है, मतलब एजेंसियां उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर कोई भी, मान लो कोई घटना हो गई किसी राज्य में महिलाओं के साथ, खासकर महिला उत्पीड़न या बलात्कार की घटनाएं या आगजनी हो गई या महिलाओं के साथ दहेज प्रथा में उनको जला दिया जाता होगा, अगर उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसमें स्वतः संज्ञान लेकर उस मामले की देखरेख करेगी और उस पर प्रभावी एजेंसियों को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश देगी। महिला सशक्तिकरण, महिला आयोग महिलाओं के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने की दिशा में कार्य करता है। उनका लक्ष्य है महिलाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उन्नति के अवसर सृजित करना। राष्ट्रीय महिला आयोग ये देखता है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समुचित अवसर मिले, आर्थिक विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा रोजगार, महिलाओं को रोजगार बढ़ाने में उनको शिक्षा के माध्यम के या उनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उच्च शिक्षा के माध्यम से उनको बढ़ावा देता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सके। भारत में महिलाओं की स्थिति निरंतर सुधर रही है, लैंगिक समानता भी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पे लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, वहाँ भी कंट्रोल पाया गया है और निरंतर सुधार हो रहा है। घरेलू हिंसा या राजनीतिक हिंसा के मामले में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल या जो ऐसे राज्य जहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों के कारण हिंसाएं होती हैं, वहाँ पे महिलाएं पिसती हैं। जैसे मणिपुर में देखा गया कि कोई भी दंगा फसाद होता, देश में कहीं भी दंगा फसाद हो या तो वहाँ सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार होता है, तो उस पर भी महिला आयोग
प्रभावी निगरानी रखता है, उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकारों को समय समय पर निर्देशित करता रहता है और महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर महिला आयोग अपनी नज़र बनाए रखता है। महिला आयोग के कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन। महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानताओं से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन का कार्य करता है कि कैसे महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए, कैसे उसमें नई नई चीज़ें जोड़कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, महिलाओं को की समाज बेहतर स्थिति की जाए, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर समुचित ध्यान रखा जाए। वे साक्ष्य आधारित नीति अनुसंधानों का समर्थन करने के लिए डेटा और सूचनाएं एकत्र करते हैं। पक्ष समर्थन और जागरूकता। ये आयोग महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पक्ष समर्थक प्रयासों में संलग्न रहते हैं। वे सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। समाज के अंदर कैसे जागरूकता आए, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के ऊपर समाज को कैसे जागृत किया जाए, इसके लिए वो अलग अलग समय पे राज्यों में, देश में अभियान चलाते हैं। या महिला संबंधित कोई मुद्दा हो रहा है जिसमें समाज को जानकारी नहीं है, तो वो समाचार पत्रों के माध्यम में, संगोष्ठियों के माध्यम से, स्कूलों में, कॉलेजों में निरंतर जो है अपने अभियान चलाती हैं। विधिक सहायता और समर्थन। महिला आयोग भेदभाव, हिंसा या अनधिकार का शिकार हुई महिलाओं को प्रायः विधिक सहायता और समर्थन भी प्रदान करता है। वे महिलाओं को न्याय तक पहुंच बना सकने और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, सामूहिक हिंसा हुई है या उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ महिला आयोग उन्हें विधिक सहायता मतलब विधायी सहायता, कोर्ट में उनको केस लड़ने में सहायता लेता है और समर्थन करता है। कानूनी प्रक्रियाओं तक उनकी समुचित पहुंच हो, इसका वो ध्यान रखता है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। आयोग या विधि परिवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल की पेशकश करता है ताकि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके तथा लैंगिक चुनौतियों के प्रति उनकी प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। वो आयोग जो समाज, देश के लिए कानून बनाते हैं, एजेंसियां जो हमारे देश में काम कर रही हैं, उनको महिला संबंधित मुद्दों पर जागरूकता करती है, उनको उससे महिला संबंधित क्या परेशानियां हैं या उनके क्या मुद्दे हैं, उस पर उनको सलाह देती हैं ताकि कोई भी कानून या कोई भी कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, तो उसमें महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसका ध्यान रखती है। नीतिगत अनुसंधान। महिला आयोग अपने शोध एवं निष्कर्षों के आधार पर प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा अधिक लिंग समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए सरकार को नीतिगत अनुसंधान प्रदान करती है। सरकारों को समय समय पर लैंगिक असमानताओं, महिला और पुरुष का जो भेदभाव है उसको कैसे दूर किया जाए और अधिक लिंग समावेशी मतलब पुरुष समाज में कैसे महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिले, हर क्षेत्र में महिला और पुरुष साथ मिलकर काम करें, इसका वो समय समय पर सरकार को नीतिगत अनुशंसाएं मिलती रहती है। सहयोग और साझेदारी। वे आयोग महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास का सृजन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, NGO, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सरकारी निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग का निर्माण करते रहे। समय पर महिला आयोग NGO के माध्यम से या नागरिक प्राइवेट सेक्टर के साथ या नागरिक सामाजिक जो संगठन हैं या अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर महिलाओं के हित से संबंधित विषयों पर लगातार विचार विमर्श और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। महिला आयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। पर्याप्त संसाधन और सहायता का अभाव। महिला आयोग को प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए कोई एक पार्टिकुलर फंड जो है सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं होता। वे सरकारी वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकने से उनकी क्षमता को बाधित करता है। महिला आयोग को सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार उसको अपने फंड से पैसा रिलीज करती है, उसका अपना अलग से फंड नहीं है, जिससे आय के स्रोत सीमित है, जिससे उनको काम करने में बाधाएं आती हैं।
राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्तारूढ़ सरकार द्वारा मनोनीत होने के कारण महिलाओं को उन मामलों में बचने के लिए दबाव या सामना करना पड़ा जो संभावित रूप से सरकार या उनके सहयोगियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। महिला आयोग का जो गठन होता है वो सरकारों के द्वारा होता है। केंद्र सरकार जो होती है, जो केंद्र में सरकार होगी, वो अपने पसंद के लोगों को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाएगी, उनका सदस्य बनाएगी। राज्य में जिनकी सरकारी होगी वो अपने लोगों को, ज्यादातर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग ही महिला आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य बनते हैं। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दबाव होता है। मान लो किसी राज्य में कोई घटना घट गई, उससे उसकी बदनामी हो रही है, तो राज्य सरकार की एक कोशिश होती है कि महिला आयोग के द्वारा उस मामले को दबाया जाए। इस तरह वो राजनीतिक प्रेशर ग्रुप महिला आयोग के ऊपर काम करता है। या राजनीतिक हस्तक्षेप महिलाओं के अधिकारों के प्रति आयोग की निष्पक्षता और प्रथाओं को कमजोर कर सकता है। सामाजिक जागरूकता और पहुंच, महिलाओं की एक बड़ी संख्या विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिला आयोग के अस्तित्व और भूमिका को प्रायः अवगत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अभी शिक्षा का अभाव है, उसके बाद मीडिया की इतनी पहुंच नहीं है, खासकर जो दूर दराज के गांव हैं वहां पे महिला आयोग के बारे में महिलाओं को पता भी नहीं है। देश में आज भी ऐसे 50% मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं होंगी जिनको महिला आयोग के बारे में पता ही नहीं होगा कि उनके लिए कोई सरकार, कोई ऐसी एजेंसी है या कोई ऐसा आयोग है जो उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। जागरूकता की कमी चुनौतियों का सामना करने तथा इन आयोगों में सहायता और समर्थन ले सकने की उनकी क्षमताओं को बाधित करता है। महिला आयोग से जुड़े हुए विभिन्न विवाद, मणिपुर घटना पर प्रतिक्रिया। मणिपुर मामले में एनसीडब्ल्यू प्रक्रिया की आलोचना की गई, जहां तक त्वरित और सक्रिय रूप से कार्रवाई करने में विफल रहा है। मणिपुर में लगभग 1.5 साल से वहां पे दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। देश के अंदर कहीं भी वल्वा होगा, कोई हिंसा होगी या मतलब किसी भी तरह की अनैतिक कार्य होंगे तो वहां सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ही अटैक होता है, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंगलोर पब मामले पर प्रतिक्रिया। वर्ष 2009 में मैंगलोर में एक पब में महिलाओं के एक समूह पर हमले के मामले एनसीडब्ल्यू की प्रक्रिया को असंवेदनशील एवं विक्टिम ब्लेमिंग के रूप में देखेगा तो उसकी व्यापक निंदा की गई। इन मामले में आयोग की एक सदस्य ने पीड़िताओं पर स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखने का आरोप लगाया और शिकायत करने की उनकी इच्छा पर सवाल उठाया। तो देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहां पे महिला आयोग की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। उसका ये कारण है कि महिला आयोग का जो गठन होता है वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, और किसी घटना को लेकर या किसी दंगे फसाद को लेकर जहाँ पे महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती हुई है या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है या तो वहाँ पे सरकारें महिला आयोग पर दबाव बनाती हैं और वो फिर किसी तरह गोल मोल रिपोर्ट बना के अपना पक्ष बनाती हैं। तो इससे इनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है और फिर लोगों को यौन उत्पीड़न के आरोपों को हल करने में विफलता। वर्ष 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एनसीडब्ल्यू की प्रक्रिया ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संबंध में इसकी सक्रियता और इच्छा पर चिंताएं व्यक्त की है। आए दिन हम लोग देश के अंदर यौन उत्पीड़न, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पे महिला आयोग की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनके साथ कर्म हुआ या गलत बात हुई है तो वो लोक लाज के कारण, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा सा रूढ़िवादी भी है और अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसको बड़ा बुरे नज़रिए से देखा जाता है। उसमें गलती पुरुष की भी होती है लेकिन दोषी महिला को ही बनाया जाता है। तो इस तरह इन सब मामलों में महिला आयोग की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है और खासकर जब कोई राजनीतिक या प्रशासनिक लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, जो कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, तो उन सब मामलों में भी महिला आयोग उतनी प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसकी बड़ी आलोचना भी होती है। एनसीडब्ल्यू की प्रमुख उपलब्धियां, इन सब मामलों के अलावा भी राष्ट्रीय महिला आयोग
काम कर रहा है और देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें महिला आयोग के द्वारा की जा रही हैं जो समाज में परिवर्तन ला रही हैं। महिला अधिकारों से संबंधित कानून का शुद्धिकरण एनसीडब्ल्यू ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन में सुदृढ़ करने में मदद की है। कानूनी और मनोवैज्ञानिक प्रश्न, इसने हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करती रहती है। यह है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी सुनिश्चित की है। जेंडर प्रोफाइल, इसने सभी राज्यों के साथ प्रदेशों के लक्षित पूछों का महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए जेंडर प्रोफाइल तैयार किया है। बाल विवाह और कानूनी मुद्दे, इसने बाल विवाह के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्य किया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों एवं पारिवारिक महिला लोक अदालत को प्रायोजित किया है और दहेज निषेध प्रतिषेध अधिनियम 1961, PNDT अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा भारतीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है ताकि उन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। कार्यशालाएं और प्रवचन, इनकी कार्यशालाएं परामर्शों का आयोजन किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। लिंग जागरूकता के लिए कार्यशालाएं सेमिनार आयोजित किए हैं तथा कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया है ताकि इसकी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज को जागरूक किया जा सके। प्रकाशन, यह नियमित रूप से राष्ट्रीय महिला नामक एक सामूहिक समाचार पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करती है ताकि समाज में लोग पढ़ के से जागरूक हों। महिला आयोग सुधारों के लिए विवेक के लिए रणनीतियां, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया। महिला आयोग को अगर और सुदृढ़ बनाना है और सशक्त करना है तो उसमें जो उनकी पारदर्शी प्रक्रिया है, जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है उनके सदस्यों और आयोग के अध्यक्षों की, उसमें पारदर्शिता नहीं होगी। महिला आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया नियुक्ति जाए। राजनीतिक विपक्ष, न्यायपालिका, नागरिक संगठन, सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद दे सकती है। इसमें अगर महिला आयोग की सदस्य या अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो उसमें विपक्ष के नेता जैसे CBC, चुनाव आयोग, इन सब की जैसे नियुक्त प्रक्रिया है वैसी अपनाई जाए। इसमें गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, न्यायपालिका, नागरिक संगठन, इनके लोगों को के द्वारा नियुक्त प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि निष्पक्ष लोगों का चयन हो सके। सोशल ऑडिट, महिला आयोग को प्रदर्शन, धन के उपयोग और प्रभाव का आकलन करने के बाह्य एजेंसियों की सहायता से नियमित रूप से इनका सामाजिक लेखा परीक्षक सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। महिला आयोग का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसका एक सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। इन्हें जवाबदेह बनाया जाए, सुधारों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की जाए। महिला आयोग को किसी भी मामले को अगर उठाती है तो उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, उसको उसकी पढ़ने तक पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाएगा, इन सबको देखने के लिए उसको पारदर्शी बनाया जाए और जवाबदेह बनाया जाए। क्षेत्रीय दौरों को प्रोत्साहन, आयोग के सदस्यों कर्मियों को अधिक से अधिक क्षेत्रीय दौरे करने, विभिन्न विभागों के महिलाओं के साथ संवाद करने, अनूठी चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला आयोग के सदस्यों को लगातार देश के अंदर अपने दौरे करने चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे उतना मीडिया या उतना प्रचार प्रसार नहीं है इन चीज़ों का, वहाँ पे जाके वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की बच्चियों से विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए और उस हिसाब से सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करनी चाहिए। जागरूकता और पहुँच, हेल्पलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल आउटरीच जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के बीच महिला आयोग के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहानुभूत और संवेदनशीलता प्रशिक्षण, संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति सहानुभूत और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए आयोग के सदस्यों को और कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इससे मामले में निपटाने में एक समाधानकारी और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में निर्माण में मदद मिलेगी। तो ये सारी
महिला आयोग के पास चुनौतियां आई हैं। सबसे पहला कि इनका जो चयन होता है वो पारदर्शी तरीके से हो। दूसरा, जो भी मामले महिला आयोग के संज्ञान में आते हैं उसको महिला आयोग ने उस पर सही से काम किया, उसको सही से उठाया कि नहीं उठाया, उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। उसके बाद इनका फंड भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, या एक जितने फंड की आवश्यकता है उसको रिलीज करना सरकारों द्वारा निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, महिला आयोग के सदस्यों, उसके अध्यक्षों को लगातार देश के अनेक भागों में अपने दौरे निर्धारित करने चाहिए, और खासकर दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जाके वहाँ की समस्या, महिलाओं की समस्या के बारे में जानकारी भी हो, और समाचार पत्रों के माध्यम से, हेल्पलाइन के द्वारा, या इसमें पंचायत को जोड़कर भी जैसे सोशल ग्रुप बनाया जाए, जो क्षेत्र के जैसे जैसे केंद्र सरकार महिला आयोग बनाया या राज्य सरकार महिला आयोग, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तालुका लेवल पे भी महिला आयोग का कोई ऐसी शाखा हो या कोई ऐसा सोशल ऑर्ड स्ट्रक्चर हो जो वहाँ के महिलाओं के संबंधित मुद्दों को उठा सके। तो ये सब करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे या ये सब चीज़ें आपके जो भी तैयारी करने वाले हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, उनसे संबंधित इन सब से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।